Hi everyone, how are you all? I hope बेटा you all must be preparing well for your exam. जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा बेटा, आज हमने नई सीरीज शुरू की है। वो सीरीज है करंट अफेयर्स की। ये लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, फ्रॉम जून से लेके नवंबर 2024 तक के, राइट। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, ये जून से लेके नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स है बेटा। मैं आपको इतना एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप इन सारे इस पूरी की पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इसको यही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, ट्रस्ट मी शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो इससे बाहर आएगा। लाइक हाँ, कंडीशन ये है कि अगर वो करंट अफेयर जून से लेकर नवंबर के बीच में आता है तो मैक्सिमम चांस ये है कि इनमें से आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली तरीके से इस पर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है, राइट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये अभी इसका क्या है, सिर्फ पार्ट 1 आया है। बहुत जल्दी इसके बहुत सारे पार्ट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। तो देखिए, हर करंट अफेयर्स पढ़ने का एक अपना एक प्रॉपर तरीका होता है, एक अप्रोच होता है कि हमें एग्जाम स्पेसिफिक चीजों को कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ। और हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने स्पेसिफिक फोकस किया है अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। फिर ऐसी 2-3 वीडियोस और आएंगे जिसमें नवंबर के करंट अफेयर्स आएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लाइक दिस, राइट। तो ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1500 प्लस एमसीक्यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का एक बहुत ही आपको सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना कि आपने सीधा क्वेश्चन पढ़ा और इसका ये आंसर बस लर्न, इसको मेमोराइज कर लिया, नहीं। यू शुड नो कि उस इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है जो मेरे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको उन सारे के सारे पॉइंट्स को वन बाय वन फोकस करना है और फिर उसको ऐसे नोट डाउन करते जाओ, मेन मेन पॉइंट्स को। और उसके बाद फिर एंड ट्रस्ट मी, फिर कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। एंड you there are very very big chances there कि you will get all approximately all the questions अगर करंट अफेयर से आते हैं एग्जाम में तो आपको क्लियर मिल जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखो, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये, हु हैज बीन चूजन फॉर द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। अब देखा जाए आपके लिए एकदम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है जो कि है मिथुन चक्रवर्ती, राइट, चक्रवर्ती, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो क्या होगा, इसे इतना पढ़ने से बात नहीं बनती। सो हमें नहीं पता कि एग्जामिनर किस तरह का पेपर नेक्स्ट टाइम बनाएगा। सो यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम एवरी पॉइंट, हर पर्सपेक्टिव से आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, देखो ध्यान से। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 2024 में दिया गया था वो किसको दिया गया था, मिथुन चक्रवर्ती को। एक्चुअली में इसमें इशू, इसमें चीज ये है कि देखिए, ये अवार्ड एक्चुअली में है 2022 का, ठीक है, 2022 का अवार्ड है, लेकिन इसको दिया इस साल गया है। बट बेसिकली ये जो अवार्डी है ये इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है, जिनको प्रेजेंट इस ईयर किया गया था। और खाली ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा किसको मिला। सेकंड चीज आपको एग्जाम में ये जाननी है कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है बेसिकली मिलता किस चीज के लिए, यू नो, विच इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस अवार्ड। सो यू हैव टू गो फॉर दैट पॉइंट ऑल्सो। सी, मान लीजिए अगर एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उस केस में आपको कैसे चीजों को क्रैक आउट करना है, हर एक स्टेप को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो सारे पॉइंट बता रहा हूं एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ये आप मान के चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए। तो आप देखो, तो हमने सबसे पहले हमने एक तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। लेकिन अब पहले हम ये जानते हैं कि ये जो अवार्ड है कौन देता है। देखिए, आपने देखा होगा कई सारे अवार्ड्स होते हैं सिनेमा के अंदर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आईफा अवार्ड होता है, राइट, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स होता है, ऐसे कई सारे अवार्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे एक अवार्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स। सो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है, राइट। आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री आती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, फॉर इंस्टीट्यूटिंग दिस अवार्ड्स। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस मिनिस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी होती है, उसको बोलते हैं डीआईएफएफ। डीआईएफएफ को बोलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स।
तो आप इसको ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लर्न करो। देखो सबसे पहले आप जानेंगे कि ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, जब हमारे हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलते हैं। उन अवार्ड्स के अंदर एक कैटेगरी होती है इस अवार्ड्स के अंदर, वो होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की होती है, उस लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड बोलते हैं। जैसे बाकी डिफरेंट अवार्ड्स में भी क्या होता है, आप फिल्म फेयर देखिए, आईफा देखिए, सबके अंदर एक कैटेगरी होती है ना, बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्ट्रेस की, ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट की होती है। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर अवार्ड के अंदर, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर एक कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, और उस लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्या, दादा साहब फाल्के बोलते हैं। सो दैट इज अ पॉइंट। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करेगा, सो देखो ट्रिकी कैसे करेगा, वो आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी मिनिस्ट्री इसके रिस्पॉन्सिबल है, वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगर और ट्रिकी करेगा वो क्या बनेगा, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, सो दैट इज कॉल्ड डीआईएफएफ। डीआईएफएफ मींस डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आप में से नया जुड़ा है हमारे साथ आज, ठीक है, जो हमारे ग्रुप बैच का इसमें हिस्सा नहीं है, वो आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को बेटा नोट डाउन कर लीजिए। जो ऑलरेडी ग्रुप बैच का हिस्सा है सीयूटी एग्जाम के लिए, उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने प्रॉपर्ली पीडीएफ बना रखा है हर चीज का, वो आप सबको मैं दे दूंगा, राइट। लेकिन हाँ, जो लोग ग्रुप बैच में नहीं है उनको बेटा वरी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इन पॉइंट्स को कॉपी कर लो, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड दिस, राइट। तो चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हमने इसका एक फैक्चुअल पॉइंट ये पढ़ लिया कि भाई ये अवार्ड बेसिकली कौन देता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और इस साल का अवार्ड बेसिकली किसको दिया गया था। सो दैट इज द की हियर। सो ये हमारा है। अच्छा, और एक और चीज, दादा साहब फाल्के अवार्ड, हु इज द, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसको अवार्ड मिला था। तो फर्स्ट पर्सन जिनको अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड फर्स्ट टाइम मिला था 1969 में। इसको मैं एक बार थोड़ा सा ब्राइट अप कर लेता हूँ, थिकनेस बढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम बेटा ये जो अवार्ड मिला था, ये मिला था 1969 में, और उनका नाम था देविका रानी, जिनको ये फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। so she is the first recipient who basically received this award. so I hope आपको ये जितने पॉइंट्स हैं मैंने इसको बता दिए हैं, ठीक है। तो चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which insurance company has partnered with बंधन बैंक to distribute the life insurance products। देखिए, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक बैंक के साथ टाई अप किया। क्यों? मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप ऑफ कोर्स अब आपका काम क्या होगा कि आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते होंगे, है ना भाई। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने कस्टमर्स तक मैक्सिमम रीच पहुंचा, अपने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी है चीज, राइट। तो आपने क्या किया, इस बैंक के साथ टाई अप किया। अब इस मेन चीज क्या है, इस बैंक की जो है इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप, क्योंकि बैंक्स में तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं डेली, है ना भाई। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वहां पे इजीली पहुंचा सकते हैं लोगों तक, राइट। तो तो अब बस एग्जाम का सिंपल मोटिव है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया है बंधन बैंक के साथ अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचने के लिए, राइट, टू सेल ऑफ करने के लिए। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बंधन लाइफ इंश्योरेंस ही है। यानी उस बेसिकली कुछ नहीं है, ये सेम बैंक है, इन्होंने ही अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अपनी सारी ब्रांचेस में इसको बेचेंगे। तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। प्राइम मिनिस्टर मोदी recently dedicated 3 परम रूद सुपर कंप्यूटर्स। तो अभी हमारे पीएम ने रिसेंटली तीन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो परम कैटेगरी में आते हैं उनको लॉन्च किया था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन कौन सी सिटी में इसको लॉन्च किया था, क्योंकि जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो आमतौर पे बहुत हाई लेवल कंप्यूटिंग के काम आते हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गया, राइट, डिफेंस के लिए हो गया, और बड़ी बड़ी चीजों के लिए इसमें काम आते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कौन से 3 शहरों में इसको लॉन्च किया गया था, तो ये हमें जानना है। एनी गेस फॉर एनीवन, इफ यू हैव एनी गेस यू कैन प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए ना, अब मुझे तो इसका आंसर है बेटा पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता, ये 3 शहरों में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया जो कि करंट इवेंट का हो गया। अब एक और चीज क्या है कि आप देखिए परम रूद बेसिकली क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज है। अब हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इसको बोलते हैं सीडैक। सीडैक जो होता है ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, यानी सीडैक एक इंस्टीट्यूशन है जो इस गवर्नमेंट के इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसी सीडैक ने बेसिकली ये एडवांस लेवल सुपर कंप्यूटर्स जो है रेडी किए हैं, जिसको परम सीरीज बोलते हैं बेसिकली। और अभी 3 नए शहरों में इसको लॉन्च किया गया, वो है पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता के अंदर। सो सीडैक इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। तो चलिए बेटा, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। वेयर वाज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजन। अच्छा बेटा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे स्किप कर गया गलती से, इसको मैं बता देता हूँ ताकि कुछ छूटे ना एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज एग्जाम में क्या आती है, जैसे मैंने टेल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, राइट, कि दादा फाल्के अवार्ड किसको मिला था, आपने बता दिया। कौन सी बॉडी है जो ये अवार्ड देती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे कि भाई ये इस साल जो अवार्ड दिया गया था कौन से नंबर का अवार्ड था, तो ये बेसिकली 54th नंबर का अवार्ड था, 54th टाइम। जैसे फर्स्ट पर्सन वाज दीपिका रानी, सो मिथुन चक्रवर्ती ही इज द 54th रेसिपिएंट। तो कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, हु हैज बीन चूजन फॉर द 54th दादा फाल्के अवार्ड। अब हम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए यार, हम तो पढ़ के गए थे कि वी हैव लर्न कि इन 2024 में किसको मिला था, बट दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम कि 54th नंबर का कौन है, ठीक है। तो यू शुड बी रेडी फॉर द नंबर आल्सो, राइट। हर पर्सपेक्टिव से तैयारी करो ताकि एग्जामिनर अगर टफ से टफ भी बनाए, वो कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। तो अब देखिए, इस बेसिकली कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है, ये होती किस लिए। देखो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, रीजन वाइज इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया रीजन में इस बार लिया गया था नॉर्थ ईस्ट का रीजन, नॉर्थ ईस्ट का रीजन लिया गया। जैसे आप इंडिया का मैप अगर आप देखें ध्यान से, राइट, सो दैट्स एन इंडिया मैप हियर, दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आता है, आपका असम आ गया, मेघालय आ गया, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, राइट, मणिपुर, अरुणाचल, ये सब चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब ये कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है कि जो देखो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और डीपन किया जा सके और बेटर किया जा सके, आप ठीक है, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस की गई। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, ये हुई है ऐजवाल, जो कि मिजोरम की कैपिटल भी है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ मिजोरम ऐजवाल, मिजोरम जो कि स्टेट है इंडिया का, उसकी कैपिटल ऐजवाल है, ठीक है। और ये ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इस बार। अब कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि आप ये बताइए कि ये कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की हुई थी, दैट इज अगेन ये 21st कॉन्फ्रेंस थी। तो एग्जाम में या तो आपको ऐसे बोलेंगे कि करंट ईयर में कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, इजवाल होगा। तो नाउ दे कैन फ्लिप द क्वेश्चन फॉर यू, ट्विस्ट द क्वेश्चन फॉर यू, कैसे कि वेयर वाज द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सो वी गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम, बिकॉज हमने क्या लर्न किया था, 2024 लर्न किया था, बट एग्जाम में उसने क्या पूछा, 21st नंबर के हिसाब से पूछा। तो अगेन आपको नंबर पे भी जरूर फोकस करना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको जानना है यहाँ पे, वो है कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, ठीक है। तो थीम्स में भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट वेराइटी जो एग्जाम्स होते हैं, आजकल थीम में भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस करंट ईयर में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी थीम क्या थी, वो थीम मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। वो थीम है आपकी डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी, राइट, डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम डेमोक्रेसी। यूजुअली इतनी बड़ी थीम एग्जाम में आती नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं। असल में अगर थीम थोड़ी छोटी होती है तो जस्ट देयर वेरी हाई चांस कि वही थीम एग्जाम में आनी चाहिए। बट क्योंकि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, हमें वो तैयारी ऐसे करनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वी हैव टू क्रैक द एग्जाम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको थीम है जिस पर आपको पढ़ना है। और हाँ, जो लोग प्लीज नए हैं, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो प्लीज इसको नोट बाय, आप भी कॉपी में इसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप और जो लोग ग्रुप बैच में हैं उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रॉपर नोट्स ऑलरेडी बने हुए पीडीएफ की फॉर्म में,
आपको लिखना लिखिए, नहीं लिखना कोई भी दिक्कत, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सिस्टमैटिक में इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ उसके अंदर, ठीक है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग क्या करो, साथ साथ में उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है, लिखने की आपको नीड नहीं है, चाहो तो वो आपके ऊपर है, जस्ट, लेकिन हाँ, बट जस्ट रिवाइज इट एंड वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड बेटा, बिकॉज नोटिस किया, मैं करंट अफेयर सिंपली ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि सिंपली ये क्वेश्चन है ये आंसर है, फिर तो उसका कोई पर्पस रह नहीं गया, ऐसे तो हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, राइट। मेन चीज क्या है कि किसी भी पॉइंट को कैसे क्रैक करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नोटिस किया, हमने एक ही पॉइंट के अंदर कई सारे मल्टीपल पॉइंट्स को और पढ़ा है साथ में। सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट प्रिपरेशन, राइट। इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमें हर चीज लेके चलेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो चलिए आते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज हेल्ड। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, ठीक है, 2004 की। देखिए ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट हो गया कि इसका आंसर क्या न्यू दिल्ली है, कहां पे हुई थी। अगेन अगर वो क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट करेगा, क्या बोलेगा कि ये जो बेसिकली ये सेकंड कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड टाइम हुई थी। सो आई कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि वेयर वाज द सेकंड इंडिया शुगर एंड बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, राइट। सो द आंसर विल बी न्यू दिल्ली देन अगेन, राइट, बिकॉज आपने पढ़ा होगा 2024 में कहां हुई थी, ठीक है, लेकिन उसने ट्विस्ट किया, उसने बोला कि वेयर द सेकंड कॉन्फ्रेंस। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि सेकंड वाली कब हुई थी, तो आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो इसका नंबर भी आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा एक और पॉइंट ये, अच्छा आप नोटिस किया, देखो इसमें है क्या, समझो, ये है इंडिया शुगर एंड बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्ड शुगर का यूज हुआ है। हमें पता होगा कि जो शुगर केन होती है, देखिए अब आपको पता होगा कि जितने भी पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे आने टाइम में खत्म हो जाएंगे, राइट। तो हमें वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स, राइट। तो जिसमें से एक फ्यूल है इथेनॉल। इथेनॉल में इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि दिस इज कमिंग एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, राइट। इथेनॉल इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है, उस पे शुगर केन का यूज होता है। शुगर केन की प्रोडक्शन में मोलेसेस आते हैं, मोलेसेस की हेल्प से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। सो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली की जाती है कि हम और कैसे चीजों को डेवलप करें और कैसे इसकी सो दैट्स द रीजन की कॉन्फ्रेंस होती है, राइट। तो इसलिए अब नोटिस किया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुगर केन की प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इस समय ध्यान दे रही है, राइट। क्यों? क्योंकि इससे इथेनॉल बन रहा है, बनेगा, तो हमारे वी आर गेटिंग वन ऑल्टरनेट फ्यूल्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो दैट्स अ मेन थिंग फॉर अस। तो ये हो गया आज इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारतीय कला महोत्सव 2024 ये कहां पे हेल्ड हुआ था, कौन सी सिटी में यहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो इसका जो आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये महोत्सव कहां पे हुआ था, सिकंदराबाद में हुआ था। सिकंदराबाद आप जानते होंगे क्या, एक हैदराबाद सिटी है इंडिया में, हैदराबाद जो कि साउथ इंडिया में आता है, जो इस समय तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की जो बेसिकली कैपिटल हैदराबाद है। तो देखिए, तो यहाँ हैदराबाद देखो, ये मान लीजिए हैदराबाद है, और हैदराबाद के साथ एक एक तरह से ट्विन सिटी है, राइट, ट्विन सिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को एक लेक बीच में से कर्व्ड आउट है। इस लेक का नाम है हुसैन सागर लेक। ये वहां का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो कभी आप जाएंगे हैदराबाद, आप देखना वहां पे एक लेक है हुसैन सागर लेक। ये लेक आर्टिफिशियल लेक है, और यू कैन थिंक लाइक दिस कि लेक के एक तरफ हैदराबाद है, एक तरफ क्या सिकंदराबाद, राइट। सो ये तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को इसलिए इंडिया की ट्विन सिटी भी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, ट्राई सिटी होता है, ट्राई सिटी में बहुत ही फेमस है चंडीगढ़, राइट। यू हैव चंडीगढ़ इज देयर, यू हैव मोहाली इज देयर, यू हैव पंचकुला इज देयर, राइट। ऐसी ट्विन सिटी हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। तो ये जो महोत्सव है इस बार यहाँ पे हुआ था सिकंदराबाद में। देखिए ये जो महोत्सव था ये 8th नंबर का था, तो नंबर याद रखना हमेशा कि 8th नंबर का था। देखो अब इस महोत्सव का बेनिफिट क्या है। अच्छा, इस बार क्या हुआ था, इस बार के महोत्सव में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उनको फोकस किया गया था, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कला, राइट। तो नॉर्थ ईस्टर्न की जो आर्ट्स है, उनकी आर्ट्स, उनका कल्चर, उनके क्राफ्ट्स के बारे में, राइट, ठीक है, इस पूरे के पूरे जो फेस्टिवल में दिखाया गया था। और बिकॉज ये 8th वाला जो था महोत्सव, ये इसी पे फोकस है नॉर्थ ईस्ट, तो इससे नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी आर्ट्स, कल्चर, क्राफ्ट्स, इन सब के बारे में यहाँ पे शोकेस किया गया था। सो दैट इज अ पॉइंट हियर।
ये तो हाँ, ये कहाँ पे होता है, सिकंदराबाद में हुआ था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वेयर वाज द वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड। तो ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई थी, वर्ल्ड जूनियर वुशु, ये हुई थी ब्रूनेई के अंदर। देखिए वुशु क्या होता है, वुशु बेसिकली एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है, मार्शल आर्ट्स, राइट। आप सुना होगा कुंग फू, राइट। उसी के टाइप की मार्शल आर्ट्स है ये, ठीक है। यूजुअली चाइनीज मार्शल आर्ट्स बोलते हैं इसको, राइट। तो उसी फॉर्म, इसको वुशु बोलते हैं। तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें इंडिया ने जीते थे 7 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड थे इंडिया के, ठीक है। 1 वाज सिल्वर एंड रेस्ट 4 वाज ब्रॉन्ज। तो ये इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस थी। और एक और मेन पॉइंट क्या था कि नंबर क्या था, ये 9th नंबर का था। इट वाज 9th नंबर इवेंट, राइट। तो एग्जाम में सकते हैं वे वाज द 9th वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, तो आप तब बोलेंगे ब्रूनेई, या बोलेंगे 2024 का, वो कहाँ हुआ था, ब्रूनेई के अंदर था। तो आपको ये दोनों पॉइंट बताना चाहिए। और यहाँ पे अब एक और पॉइंट ये बनता है कि ब्रूनेई कहाँ पे आता है। ब्रूनेई बेसिकली एक एशियन कंट्री है, ठीक है, एशियन कंट्री है। और तो एनीवन गेस कि ब्रूनेई की कैपिटल क्या है, एनीवन ऑफ यू गेस। तो कैपिटल ऑफ ब्रूनेई इज बेसिक, दैट इज कॉल्ड बंदर सेरी बेकावन। ये इसकी कैपिटल है ब्रूनेई की, ठीक है। बिकॉज अब ये क्या हो गया, फैक्चुअल पॉइंट आ गया, तो अच्छी बात है आप इसको यहीं पढ़ लीजिए। क्योंकि सीयूटी एग्जाम में ये भी आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग कैपिटल्स करेंसीज, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट, प्रीवियसली। तो आपको यहीं पे करंट अफेयर का यही बेनिफिट होता है कि अगर हम सारे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो यहीं से आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो एक स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं यहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको यहाँ से आप इजी चीजों को लर्न कर सकते हैं, rather than कि सिंपली बुक से देखा कि बहुत सारे कंट्रीज के कैपिटल्स लर्न किए, वो इतना इजी लर्न करना। rather than if you go with the flow, with the help of current affairs, it can go very easily, right? So ब्रूनेई कैपिटल क्या पे है, बंदर सेरी बेगावन है, और ये एशियन कंट्री, एशिया के अंदर आती है, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, where will be the National Center for Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality to be set up, right? तो इसका आंसर है बेटा मुंबई। ये मुंबई में सेटअप होगा। तो एक प्रॉपर नेशनल सेंटर बनाया जाएगा ताकि ये जो फील्ड है एनिमेशन की, विजुअल इफेक्ट्स की, इस फील्ड को प्रमोट किया जा सके, इसमें नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, राइट। सो ये कहाँ पे सेटअप होगा, मुंबई में सेटअप होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। तो ये हर साल 1 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कब मनाया जाता है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मोस्टली फोकस अक्टूबर के इवेंट्स पे ही है। तो ऑफ कोर्स जितने भी डेट्स आपको आएंगे सब अक्टूबर के आएंगे इसमें। तो ये जो है 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या बोलता है कि वो बताओ कौन सा डे मनाया जाता है, एक तो ये डे हो गया, या ये भी बोलता है करंट अफेयर में कि बताइए इसकी थीम क्या है इस साल, जो इस साल ये बनाया गया था, बिकॉज करंट ईयर क्या है 2024 है, राइट। तो 2024 में ये जो बनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस का, 2024 की थीम क्या है इस डे की, वो आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये अब जो इसकी जो थीम है, जो इस साल की थीम है 2024 की, वो थीम यहाँ पे आप बेशक लिख लीजिए, ठीक है, वो थीम है एजिंग विद डिग्निटी। एजिंग विद डिग्निटी काफी बड़ी है, इसके बाद भी है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर and support system for older persons worldwide। हो सकता है वो आपके एग्जाम में एकदम शॉर्ट में दे दे एजिंग विद डिग्निटी, या हो सकता है आपको पूरा का पूरा दे दे, वो उनके ऊपर है, राइट। सो ये दिस इज अ थीम फॉर द करंट ईयर इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस की, राइट।
तो हमेशा 2 पॉइंट फोकस करना कि कब बनाया जाता है और इस साल करंट ईयर में इसकी थीम क्या है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वॉज द राष्ट्रीय पोषण माह 2024 वॉज हेल्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हमसे पूछा गया राष्ट्रीय पोषण माह ये 2024, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर है, राइट। देखिए पहले ना एक चीज समझो, हर साल एक पोषण माह बनाया जाता है, ये बेसिकली फुल सितंबर मंथ में होता है, जैसे ये 1 सितंबर से शुरू होके 30 सितंबर तक यूजुअली चलता है, राइट। तो लगभग ये मंथ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका मेन एम क्या है, देखिए इसका मेन एम क्या है कि इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है उसको कंट्रोल करना, राइट। जिसमें चाइल्ड और मदर दोनों की हेल्थ का इसमें ध्यान रखा गया, ठीक है, और ताकि माल न्यूट्रिशन ना हो, और इसमें चाइल्ड और मदर दोनों की हेल्थ का इसमें ध्यान रखने के लिए ये बेसिकली बनाया जाता है हर साल। बेसिकली ये इसका 7th सेशन है, 7th टाइम ये बनाया गया। अब 7 टाइम में क्या है, देखो एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन में हल्का ट्विस्ट कर ले दो, कैसे, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है आमतौर पे 1 सितंबर के आसपास या 31 के अगस्त के आसपास की शुरुआत होती है। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि इसको इनॉग्रेट स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो ये आप बोलेंगे कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था, दैट्स अ गुजरात कैपिटल। लेकिन ये इसकी जो एंडिंग सेरेमनी हुई थी वो बेसिकली हुई थी रांची में। रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड की, झारखंड जो कि इंडिया का स्टेट है। तो ये बात कंफर्म थी। तो अगर वो बोले कि एग्जाम में हो सकता है आपको ट्विस्ट कर दे कि भाई वेयर वाज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दैट दिस पोर्शन माँ, तो आप बोलेंगे रांची, या बोलेगा स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था इसका, मतलब इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ था, तो आप बोलेंगे गांधीनगर गुजरात में। तो दोनों ही पॉइंट का आप ध्यान रखना। और एक कौन से नंबर का था, 7th नंबर का था। तो इसके अंदर एक वर्ड है पोर्शन, राइट। बेसिकली पोर्शन को ऐसे में लिखूंगा POSHAN, बिकॉज ये जो पोषण अभियान है। अच्छा, और जो इस पहले एक और पॉइंट, इस बार का जो ये इवेंट था 2024 का, इसका जो मेन जो पॉइंट था कि दे हैव टू फोकस अपॉन एनीमिया, राइट। ठीक है, तो एनीमिया में इनको एनीमिया प्रिवेंशन में इनको पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे था। एनीमिया के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एनीमिया वन ऑफ द मेन थिंग था इसके अंदर, राइट। तो ठीक है, तो दैट्स द मेन पॉइंट है। अच्छा, अब एक और चीज था एनीमिया के अलावा, जैसे अब मैं आता हूँ कि जो पोषण था, ये पोषण जो पोषण का पूरा ये हमारे PM मोदी ने क्या किया था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर इन्होंने पोषण स्कीम लॉन्च की थी, राइट। पोषण अभियान लॉन्च किया था, और ये कब हुआ था, 2018 में, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। तो अगर एग्जाम में आ जाए, बेसिकली मार्च 2018 की बात है जिसको लॉन्च किया गया था। अगर एग्जाम में आ जाए कि पोषण माह फर्स्ट टाइम कब किया गया था, वो 2018 में था, राइट। हालांकि इतना ट्रिकी आना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना किसी का भी, राइट। कहीं से भी आए हम उसको ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तैयारी करते हैं ना, तो हमें इसको लर्न करने की बहुत कम नीड पड़ती है, हमारा माइंड में ऑटोमेटिकली बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, राइट। तो ये तो अगर एग्जाम में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, 2018 में इसको शुरू किया गया था, और ये बेसिकली राजस्थान में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट हियर। राजस्थान का बेशक एक डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू बोलते हैं उसको, वहां पे इसको शुरू किया गया था। अब तो क्या इसका 7th सेशन आ चुका है 2024 का, ठीक है। तो चलिए ये इसका पॉइंट था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और इस साल का जो बेसिक जो पॉइंट था किस पे फोकस था, वो एनीमिया पे फोकस था, राइट। एनीमिया हो गया, दैट वाज द मेन पॉइंट हियर। एनीमिया के अलावा और भी चीजें थी, बट बेसिकली मेन जो चीज का क्या था इस बार, वो था एनीमिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हियर। Who has become the first woman officer? Now this becomes an important thing, क्योंकि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। सो हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम है आरती सरीन। ये क्वेश्चन कई बार पीछे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस नाम को ध्यान रखना, क्योंकि होता है ना फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो बनी है, या फर्स्ट जो भी होता है, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आरती सरीन उनका नाम है। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं जरा। Who is the current chairman of the Insolvency and Bankruptcy Board of India?
तो उसका आंसर है रवि मित्तल, जो इनके करंट न्यू चेयरमैन है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये इस समय करंट नाम है इनका, ठीक है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में कुछ नए आ जाए, राइट। तो ये चीजों को हमेशा आप अपडेशन में रखना पड़ता है आपको, राइट। तो इस समय जो करंट पॉइंट पे जो चेयरमैन है वो है मिस्टर रवि मित्तल, ठीक है, जिनको अभी बनाया भी गया, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है तो अभी भी बने हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आईबीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके नाम में लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है जो कि अपने आप को बैंकरप्ट बोल देता है, तो उस केस में बिकॉज कई सारे लोगों का कंपनी के अंदर पैसा लगा होता है, ठीक है। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होगी तो लोगों का पैसा डूब जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है, कैसे मैक्सिमम लोगों को, ताकि उनको उस पॉइंट से बेनिफिट मिल सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 अक्टूबर 2016 को ये बोर्ड बनाया गया, आईबीबीआई बोर्ड, राइट। ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये जो बोर्ड है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो आप बोलेंगे 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, तो इस डेट को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है, रवि मित्तल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट क्रूज भारत मिशन लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो ये आपके लिए एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है अक्टूबर का, जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया मिशन लॉन्च किया, क्रूज भारत मिशन, राइट। देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स जो आपको जानने हैं। सबसे पहले एग्जाम में ये आएगा कि भाई बताइए ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर को। दूसरी चीज ये है कि ये जो मिशन है इसके अंदर बेसिक पर्पस क्या है इस मिशन का। मिशन ये है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्रूज, राइट। तो इंडिया में जो क्रूज टूरिज्म है उसको इंक्रीज करना इसका मिशन है। उस मिशन के अंदर कई सारे पॉइंट्स पे बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया काम करने को। सबसे पहला जो मेन पॉइंट ये है कि प्लान ये है कि अभी ये मिशन को 5 इयर्स का टाइम दिया गया। सो 2024 टू 2029 तक इस मिशन को 3 फेजेस पूरा किया जाएगा, 3 फेजेस में। तो इन हाउ मेनी फेजेस गोइंग टू बी कंप्लीटेड, 3 फेजेस, राइट। तो ये इसका एक और पॉइंट हो गया एग्जाम में क्वेश्चन। और एक और पॉइंट ये है कि इन 5 इयर्स के अंदर प्लानिंग ये है कि जो पैसेंजर ट्रैफिक है क्रूज के अंदर उसको डबल करने का। जैसे मान लीजिए अभी करंटली 100 लोग चल रहे हैं क्रूज के अंदर, तो प्लान ये है इसको डबल करना, यानी यू कैन से मेक इट 200, राइट। सो 100 जस्ट अ नंबर टू एक्सप्लेन, बट मेन पॉइंट इज कि यू हैव टू डबल द पैसेंजर ट्रैफिक बाय दिस ईयर। ये भी इसका एक मेन पॉइंट है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बनाना क्रूज डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। तो और ये जो मिशन होगा कितने फेज में होगा, 3 फेजेस में। और एक और पॉइंट ये है कि ये मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये मिशन लॉन्च किया गया था मुंबई पोर्ट, मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की और इंडिया की फाइनेंस सिटी भी है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट, देखिए मुंबई कहाँ पे आता है मैप में, यहाँ पे आता है, राइट, महाराष्ट्र में। मुंबई क्योंकि एक कोस्टल सिटी है, राइट। तो वहां पे पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स आते हैं, ठीक है, डॉक, ठीक है, और ठीक है। तो वहां पे मुंबई पोर्ट में एक एक क्रूज है, उसका नाम है एम्प्रेस। वहां पे हमारे जो करंट मिनिस्टर है पोर्ट्स के, राइट, शिपिंग मिनिस्टर जो है हमारे, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया इस मिशन को यहाँ पे, राइट, ठीक है। और उनका उनका नाम है सर्बानंदा सर्बानंदा सोनेवाल। देखिए ये करंट नाम है, जब उस मिशन को लॉन्च किया गया तब। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये मिनिस्टर बदल जाए, हो सकता है नहीं आ जाए, तो यू हैव टू कीप अपडेटिंग द नेम, दैट इज अ पॉइंट। बट द बेसिक पॉइंट जो है इस मिशन के वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक ही पॉइंट से कई सारे पॉइंट्स को आपस में लिंक करके पढ़ना होता है, ताकि ओवरऑल इसकी पर्सपेक्टिव में तैयारी हो, ठीक है। ठीक है, जो लोग भी नए हैं प्लीज मेक द नोट्स, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और जो लोग ग्रुप मैसेज जुड़े हुए हैं उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, उनको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा उसके बाद में, ठीक है। आप लोग भी बस रिवाइज करो प्रॉपर ठीक से इसको, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक द नोट्स यू कैन मेक द नोट्स, जब आपकी विषय, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो उनको दे कैन मेक द नोट्स, ठीक है, बाय देमसेल्फ, एंड डेफिनेटली वो हर किसी को पॉइंट बेनिफिट करेंगे एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए, ये मिशन कब लॉन्च हुआ, इसका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, क्या का गोल है, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है।
Which country won the SAF Men's Championship 2024? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि ये सैफ क्या है। सैफ बेसिकली ये है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, राइट। तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है ये, ठीक है। ये मेंस चैंपियनशिप हुई है इस बार। ये बेसिकली अंडर 17 की हुई थी, ठीक है। ये तो अंडर 17 की थी और इसमें इंडिया जीता था इस बार। इंडिया हैज वन। और इंडिया ने, अगर एग्जाम में आ जाए कौन जीता तो आप बोलेंगे इंडिया। इंडिया ने किसको हराया? वो हराया बांग्लादेश को, राइट। सो बांग्लादेश इज बेसिकली द विनर फॉर दिस। अच्छा, मुझे क्योंकि ये फुटबॉल का चैंपियनशिप है, तो कैन एनीवन गेस कि इंडियन फुटबॉल टीम के करंट कैप्टन कौन है? जो मेन टीम है उसके कैप्टन कौन है? इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, जो करंट कैप्टन है वो इस समय है गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, जो इंडियन फुटबॉल टीम के करंट कैप्टन है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इवेंट है जो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, ये इवेंट बेसिकली अंडर 17 इवेंट है। तो इसको आप ध्यान रखना कि ये हो सकता है ये हल्का सा एक पॉइंट मिस हुआ क्वेश्चन के अंदर। ये अंडर 17 का इवेंट था, राइट। ये जो पर्सन है ये मेन जो फुटबॉल टीम है, जो सीनियर टीम है उनके कैप्टन है, लेकिन अंडर 17 के कैप्टन ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल प्लेस की टीम है। और अगर ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। इंडिया जीता है, किसको हराया? बांग्लादेश को, ठीक है। और दैट इज अ पॉइंट हियर। और इसके अलावा जो करंट टीम है उसके कैप्टन कौन है इंडियन टीम के? वो ये है, देखिए जो मेन टीम है, जो बड़ी टीम। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस करंट छोटी टीम के कैप्टन कौन थे, राइट, स्मॉल टीम के, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उनका उनका जो नाम है, जो कैप्टन है उनका नाम है नागाम गौहाउमेट, ठीक है। नगाम गौहाउमेट ये कैप्टन है, ठीक है। NGAMGOUHOU मेट, ठीक है। देखिए, अच्छा आपको हम एक बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जो इंडियन टीम है, कोई कैन यू प्लीज रिकॉल एनी फेमस इंडियन फुटबॉल प्लेयर जिनका काफी न्यूज में नाम रहता है अक्सर? क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है ना कि बताइए ये प्लेयर कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करता है, राइट। तो सुनील छेत्री बहुत ही फेमस प्लेयर है, ठीक है। ये फुटबॉल के अंदर इनका काफी माना हुआ नाम है, ठीक है, सुनील छेत्री का। तो याद रखना इस बात के लिए, ठीक है। करंट कैप्टन कौन है? गुरप्रीत सिंह संधू। छोटी टीम अंडर 17 कैप्टन कौन थे? नगाम बोट मेट, राइट। तो ये सब हमने पॉइंट यहां पढ़ लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे है। इंटरनेशनल कॉफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच पर्टिकुलर डे? ये जो डे है हर साल 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो अब एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बताइए 2024 में जो इंटरनेशनल कॉफी डे बनाया गया था 1 अक्टूबर को, यानी करंट ईयर के अंदर, इसकी थीम क्या थी? तो थीम पे भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस पर प्लीज ध्यान रखना। इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी कॉफी योर डेली रिचुअल, कॉमा और शेयर्ड मेमोरी। कॉफी योर डेली रिचुअल और शेयर्ड मेमोरी जो इस साल की थीम थी, ठीक है। तो ये करंट ईयर की थीम है और हर साल ये 1 अक्टूबर को फिक्स बनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे है। Claudia Sheinbaum has recently taken oath as the first female president of which country? So this is called Mexico. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, इस कंट्री की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाता है, वो है मैक्सिको की। अच्छा, मैक्सिको आपको पता होगा कहाँ पे आता है? ये आता है आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिकन में सबसे ऊपर कनाडा होता है, उसके नीचे आपका यूएस आता है और यहाँ पे नीचे मैक्सिको आता है, राइट हियर। तो मैक्सिको इज इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और मैक्सिको जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। यहीं पे लर्न कर लिया करो हाथ, ठीक है। उससे क्या होगा आपको, एक जगह पे अगर अदरवाइज मान लीजिए आपने कोई बुक खोली, आप उसके अंदर
अब दुनिया के अंदर तो 196 प्लस कंट्रीज है, आप थोड़ी ना सबके बैठ के कैपिटल करेंसी कैसे लर्न करते जाओगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया तो वहीं पे इसको लर्न कर लीजिए, उससे क्या होगा आप इजिली काफी सारी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, राइट। कि ये है मैक्सिको, उसकी कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी होती है। अच्छा, मैक्सिको की करेंसी एनी गेस एनी वन क्या है, वो है पेसो। सो पेसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो दिस पर्सन दिस लेडी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, राइट, मैक्सिको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नोटिस किया हमने एक ही पॉइंट के अंदर 3-4 और पॉइंट्स पढ़ लिए, राइट। तो ये बेनिफिट होता है इस तरीके से तैयारी करने का, rather देन कि सिंपली ये पॉइंट ऐसे लर्न किया तो वो इट्स तो उसको ग्रैप्स करना उतना ही मुश्किल रहता है, राइट। rather देन अगर आप हर चीज को लिंक करके करोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट में। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कम एक्टिविस्ट प्रशांत किशोर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड एज व्हाट। तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है मिस्टर प्रशांत किशोर, इनका पॉलिटिकल में काफी नाम है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तौर पे। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी लॉन्च की है, वो है जन स्वराज पार्टी, ठीक है। तो जन स्वराज पार्टी है, तो बेसिकली बिहार बेस्ड पर्सन है, ठीक है। तो जन स्वराज पार्टी इन्होंने लॉन्च की है, जिसका अब और हाँ, ये तो इन्होंने इस पार्टी को उसको लॉन्च किया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि इस पार्टी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो फिर उसका नाम होगा मनोज भारती। मनोज भारती जो है वो इस पार्टी के करंट प्रेसिडेंट है, लेकिन पार्टी किसने लॉन्च की है, वो है प्रशांत किशोर। पार्टी का नाम क्या है, जन स्वराज पार्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द न्यू फ्लाइट कोड फॉर विस्तारा एयरलाइंस आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्तारा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो विस्तारा है, एयर इंडिया ने क्या किया, विस्तारा को परचेज कर लिया है, ठीक है। अब वो दोनों एक ही बन चुकी हैं। जैसे आप देखते होंगे एयर इंडिया के अंदर फ्लाइट में नोटिस करना एआई का कोड बना होता है, हमेशा एआई लिखा होता था, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे जो विस्तारा होगा, विस्तारा की जितनी भी एयरलाइंस होंगी उसपे AI2 लिखा होगा, ठीक है। AI2 लिखा होगा। तो मर्जर के बाद जो नया कोड बना वो क्या है, AI2 है। सो AI2 क्या आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। Where was the Indian Navy International Conference of the Indo-Pacific Regional Dialogue 2024 held? तो ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। और ये भी सकता है एग्जाम में बोल दे कि जो करंट ईयर में कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम क्या है। सो थीम भी आपके लिए जरूरी है जानना, ठीक है। तो इसकी जो थीम है यहाँ पे जो करंट ईयर की थीम है वो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ये इस ईयर की थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state has become the first state in India to establish a chapter of Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform? तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि पहला वो स्टेट जिसने नीति आयोग के चैप्टर को लॉन्च किया है, एस्टैब्लिश किया, वो है तेलंगाना। तेलंगाना जो कि साउथ इंडियन स्टेट है इंडिया, ठीक है। देखिए ये इसलिए ये चैप्टर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ताकि इंडिया में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको हम लोग प्रमोट करें, ठीक है, ताकि वो लोग आगे आए, ठीक है। सो जिससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी। तो इसलिए नीति आयोग ने क्या किया, एक नया चैप्टर लॉन्च किया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जिसमें तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, देखो यहीं पे पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन नीति आयोग से लिंक करता है। तो आप यही भी पढ़ लीजिए कि नीति आयोग है क्या, व्हाट इज नीति आयोग, राइट। सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि नीति, इसमें नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। नीति की फुल फॉर्म होती है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फर्स्ट पॉइंट है जो आपको जाननी है, फुल फॉर्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये एक क्या है, ये इंडिया में थिंक टैंक, ये एक तरह का थिंक टैंक है,
किस पे? ये पब्लिक जो पॉलिसी होती है उस पे थिंक टैंक का काम करता है, यानी गवर्नमेंट को एडवाइस करता है चीजों पे, राइट। थर्ड पॉइंट जो आपको जानना है कि कौन सी, देखो इंडिया में ना पहले नीति आयोग था नहीं। नीति आयोग से पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था इंडिया के अंदर। प्लानिंग कमीशन को बंद किया गया और उसकी जगह पे इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। सो नीति आयोग बेसिकली किसकी रिप्लेसमेंट से आया था? प्लानिंग कमीशन के हटने के बाद आया था, राइट। यानी इसको रिमूव करके ये लेके आया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एक बार, राइट। देखिए मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जहां पे सब क्वेश्चन आते हैं, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सीयूटी एग्जाम जस्ट एक रिसेंटली लॉन्च एग्जाम है, ठीक है, तो उस पर अभी आप इतनी बेटर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हर वो पॉइंट को पढ़ना है, ठीक है, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो अच्छा, तो ये इसको लेके आएगा, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया और क्या आया? नीति आयोग आया। एंड मेन पॉइंट इज कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये फॉर्म हुआ था। अब अब सबसे जब तीन, अब आपको एक यहाँ पे करंट अफेयर एक और आ जाएगा कि नीति आयोग, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, यू कैन से चेयरमैन, राइट। हमेशा रखना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसके करंट हमेशा चेयरमैन रहेंगे। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर क्या, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो इसके क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, या हु इज द, नॉट ओनली करंट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके इसके अलावा इस पे दो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं वाइस चेयरपर्सन। बेसिकली सारा का सारा काम जो देखता है वो वाइस चेयरपर्सन ही मोस्टली देखते हैं। और एक और होता है सीईओ। ये दो पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एग्जाम में ये भी आता है हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो करंट पर्सन है मैं उनका नाम आपको लिखवा देता हूं। जो करंट पर्सन है उनका नाम है सुमन बेरी, और जो करंट सीईओ है नीति आयोग के वो है मिस्टर BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, देखिए ये करंट नाम है, हो सकता है कि ये नाम आने वाले कुछ टाइम में बदल जाए, राइट, क्योंकि पर्सन तो आते जाते रहेंगे, है ना भाई। तो वो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो इस समय करंट है, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट अक्टूबर का है मोस्टली, तो ये जो करंट सिचुएशन में है ये लोग बने हुए हैं इस समय, ठीक है। लेकिन हाँ, चेयरपर्सन हमेशा पीएम रहेंगे। तो वाइस चेयरपर्सन सीईओ के नाम आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे। जो करंट है मैं आपको लिखवा दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नोटिस किया हमने एक ही क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट्स पढ़ लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। सो दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज जो हम जिससे जैसा हम पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? सो बेसिकली इंडिया वो कंट्री होगा जो इसको होस्ट करेगा। इंडिया सबसे पहला खो खो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, ठीक है। दैट कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नाउ, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। इसी अक्टूबर में मेक माई ट्रिप ने, जो कि बहुत ही फेमस ट्रैवल कंपनी है, उसने पार्टनर किया है एक बैंक के साथ ताकि अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लोगों को दे, ठीक है, जो कि ट्रैवलिंग, जो जिनको ट्रैवलिंग का काफी इंटरेस्ट है, राइट। तो पॉइंट ये है कि वो बैंक कौन सा है जिन्होंने इसके साथ टाइप किया है, ठीक है। सो दैट बैंक इज बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक। तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ यहाँ पे टाइप किया, बस दैट्स फाइट, इससे ज्यादा इसमें जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड वन प्रोटेक्ट अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इन अक्टूबर? सो इस अक्टूबर 2024 के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक स्कीम लॉन्च की अपनी, जिसका नाम है वन प्रोटेक्ट। सो वन प्रोटेक्ट एक इंश्योरेंस स्कीम है। वो क्या है? एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो कि लॉन्च की है एक कंपनी ने। तो अब ये कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है? ये कंपनी है मैग्मा HDI जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ये स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम क्या है? वन प्रोटेक्ट है। और कैसी स्कीम है? इंश्योरेंस की स्कीम है, राइट, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट में है। व्हाट इज फेडी? फेडी क्या है? ठीक है, देखिए फेडी बेसिकली इंडिया में एक बैंक है, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने अपने नाम पे इसका नाम दिया फेडी। फेडरल बैंक ने एक अपना
AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है, ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके उनकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कोई भी उनको बात जाननी हो। तो बेसिकली फेडी इज नथिंग, फेडी इज बेसिकली AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हियर, व्हिच कंट्री होस्टेड द ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024? तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? देखिए समझे इस बात को, इसमें क्या था, सबसे पहले ये जो होस्टिंग करनी थी वो करनी थी बांग्लादेश को। जैसे आपने देखा होगा न्यूज के अंदर, बांग्लादेश में अभी एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था, राइट? तो जिसमें वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको वहां से कंट्री छोड़ के इंडिया आना पड़ा था, राइट? तो वहां पे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इवेंट बांग्लादेश से हट के बाद में यूएई शिफ्ट हो गया था। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ओरिजिनली किसको ये दिया गया था, बांग्लादेश था, लेकिन हुआ कहां पे है, वो यूएई में हुआ। वो कहां पे हुआ है? यूएई में हुआ, राइट? ठीक है। और इसमें जो ये वर्ल्ड कप जीता है वो जीता है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड इज अ विनर। उसने जिसको हराया है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये भी पूछता है कि किसको हराया गया, राइट? तो साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने क्या किया, हराया, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका इज अ रनर अप एंड न्यूजीलैंड इज अ विनर, इट्स अ विनर फॉर दैट। सो दैट इज द पॉइंट हियर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंटली जो इंडिया जो वुमेन टीम है, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, उनके कैप्टन कौन है वुमेन टीम के, राइट? सो हु इज द करंट कैप्टन? करंट कैप्टन का नाम है हरमनप्रीत। सो हरमनप्रीत कौर जो है करंट कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, ठीक है। सो ये करंट इवेंट के लिए क्वेश्चन भी हो गया आपके, राइट? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अच्छा, और एक और चीज, ये जो इवेंट था, ये कौन से नंबर का इवेंट था जो यहाँ पे हुआ था? ये इवेंट बेसिकली 9th वर्ल्ड कप था, ये 9th टाइम हुआ था, इट इज अ 9th इवेंट, राइट? ओके, आते हैं नेक्स्ट में। कैर्लोस एल्कराज, अ फेमस टेनिस प्लेयर, इज फ्रॉम विच कंट्री? सो ही इज फ्रॉम स्पेन। ये स्पेन के पर्सन है, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, ठीक है। ठीक है, मैं इंडोर टेनिस की बात नहीं कर रहा, जो आउटडोर टेनिस होता है, राइट? आउटडोर जो नॉट, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। आप जानते होंगे फेमस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के अंदर, राइट? ग्रैंड स्लैम्स जो कि ओपन, ठीक है। सो ग्रैंड स्लैम्स में आप जानते होंगे, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। एक आपका होता है विंबलडन, यू हैव फ्रेंच ओपन, यू हैव यूएस ओपन। हमेशा रखना, सबसे पहले ये फिक्स्ड है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ईयर की शुरुआत में, फिर विंबलडन आता है, विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट में से, फिर नेक्स्ट में होता है फ्रेंच ओपन, एंड लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये हमेशा यही शेड्यूल में चारों हमेशा होते हैं, राइट? अगर सीक्वेंस एग्जाम में आ जाए तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, नेक्स्ट विंबलडन आता है, देन फ्रेंच, देन यूएस, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के पर्सन है, ठीक है, स्पेन के फेमस टेनिस प्लेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। रिसेंटली इंडिया को एक एफिलिएट मेंबर का स्टेटस मिला है, ये मिला है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम के अंदर, इंडिया को एक एफिलिएट मेंबर बनाया गया है, ठीक है। तो सो दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट में आते हैं, डैनी ब्रेवो, ठीक है, डैनी ब्रेवो हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा कि डैनी ब्रेवो कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, आप बोलेंगे क्रिकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which city hosted the International Film Festival on Environment and Wildlife 2024, which is known as CMS वातावरण? तो कौन सी वो सिटी है जिसने होस्ट किया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लेकिन किस पे? एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ पे। तो ये जो सिटी है जहां पे ये लॉन्च किया गया था, ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। सो न्यू दिल्ली में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये 12th इवेंट था जो 2024 में हुआ था, दैट्स अ 12th इवेंट।
एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो ये इवेंट वाला इसकी थीम क्या थी। तो इस इवेंट की जो इस बार की थीम थी, ठीक है, वो थीम मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए बेशक, ठीक है। थीम है वेटलैंड्स फॉर लाइफ फोकसिंग ऑन the awareness and conservation of wetlands ecosystem। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली जमाइका एक कंट्री है, ठीक है, जो कि कैरिबियन कंट्री बेसिकली है, ठीक है। जमाइका प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया था, ठीक है, अक्टूबर में। तो उसमें कुछ कई सारे एमयूज पे साइन हुए थे। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये है कि कितने एमयूज पे साइन हुए थे। वो थे टोटल 4 एमयूज पे इंडिया और जमाइका के बीच में साइन हुए थे। एमयूज में ये होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग आपस में कि हम इन एरियाज में काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर डील हो चुकी है कि हम ये कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्रोसीजर आगे बढ़ता है धीरे धीरे। फिर वो क्या होता है, प्रॉपर अगर कुछ बात बन जाती है तो फिर हम प्रॉपर वहां पे एक प्रॉपर जो है हर चीज जो है फिर आती है, डिक्लेरेशन में आती है, राइट। लेकिन फिलहाल एमओयू का बेसिस ये होता है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग कि हम इन चीजों पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो कितने एमयूज पे साइन किए थे, 4 एमयूज पे साइन किए थे, राइट। जमाइका के पीएम ने, सॉरी, जमाइका और इंडिया के बीच में। तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है पहला। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, अच्छा बात आ गई जमाइका की। अब मुझे बताओ कि जमाइका की जो कैपिटल है वो कहाँ पे, वो क्या होती है। कैपिटल है इसकी किंगस्टन, तो यहीं पे पढ़ लीजिए इसको, राइट। तो किंगस्टन जो है कैपिटल है KINGS, किंगस्टन, TON इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। अच्छा इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है जमाइकन डॉलर, राइट, ठीक है। और जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, ठीक है, उनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस। एंड्रयू हॉलनेस जो है पीएम थे, जहां पे क्या कहते हैं विजिट किया था, राइट। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे और जानने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की थी, वो थी धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये स्कीम को लुक आउट करेगी। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो यहाँ पे इसको लुक आउट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे है, देखिए ये इस पे नाम लिखा हुआ है जनजातीय, ठीक है, यानी बेसिकली ट्राइबल पीपल्स के लिए स्कीम है, ठीक है। एक नाम याद रखना हमेशा, एक नाम होता है पीएम जनमन, बहुत ही फेमस है ये, ट्राइबल पीपल्स के लिए ही है जनमन, ठीक है, जो स्कीम है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे हियर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी एस्टैब्लिश की है, मतलब किसी के साथ टाइप किया है और एक कंपनी बनाई है। और ये एग्जाम में पूछा गया कि वो कौन सी कंट्री की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, किसी कंट्री की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, वो है इजराइल। तो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। और तो नोटिस किया बेल IAI, सो बेल की फुल फॉर्म क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन्होंने मिलकर एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। ये इस कंपनी का पूरा नाम है, ठीक है। सो ये इस कंपनी का नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने, वन सेकेंड, ये हो गया था, हाँ ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडियन एयरफोर्स ने एक MOU हैज साइन एन MOU, राइट, विद विच IIT to collaborate on the research and development of aviation textiles. Aviation textiles means जैसे पैराशूट्स हो गए, राइट, जो चीज होती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने IIT दिल्ली के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। सो दैट्स एन इवेंट, ठीक है, ताकि रिसर्च R&D किया जा सके एविएशन टेक्सटाइल्स के ऊपर। आते हैं नेक्स्ट पे, विच कंपनी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद US बेस्ड एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है US AM जनरल एंड मैंडर्स ग्रुप।
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस आर्टिलरी गन्स, राइट। सो वो कंपनी है भारत फौज, जिसने एग्रीमेंट किया है इस कंपनी के साथ, एएम जनरल वेंडर्स, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। किस लिए किया है एग्रीमेंट कि हम जितने भी एडवांस आर्टिलरी गन है उसको डेवलप करें और प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन कैबिनेट has decided to merge all the central schemes in the agriculture sector into 2 new schemes। तो इससे पहले जितनी भी स्कीम्स रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हो सकती है, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जितनी भी स्कीम्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उन सभी स्कीम्स को हम लोग क्लब अप करके 2 स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहले बहुत सारी स्कीम्स थी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, राइट। आप डिसाइड किया कि इन सभी स्कीम्स को क्लब करके, जैसे मानो मैं इन 3 को क्लब करके एक स्कीम बना लिया, इसको क्लब करके एक बना लिया, राइट। तो इन सारी स्कीम्स को क्लब करके 2 स्कीम्स में हम लोग बाइफरकेट कर देंगे, जिसमें पहली स्कीम क्या है, पहली स्कीम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये फर्स्ट स्कीम है। और दूसरी स्कीम का नाम क्या है, वो है किशोरती योजना, राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका यहाँ पे आंसर होगा। सो दैट इज द पॉइंट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Which Indian languages have accorded the classical language status in October 2024 by the central government? Yes, this is an important question. ये आपके लिए important MCQ है। देखिए अभी तक हमारे पास जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो इंडिया के अंदर वो 6 थी, 6 थी इससे पहले। अब ये बढ़ के हो चुकी है 11, क्योंकि इसमें 5 नई लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने ऐड किया है। कब ऐड किया है? इस अक्टूबर 2024 के अंदर। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है, एक तो आपकी लैंग्वेज है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असामीज, राइट। तो इन 5 लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया। देखिए एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये है क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट। ठीक है, सो क्लासिकल लैंग्वेज का उन्होंने यहाँ पे स्टेटस दिया है और इसको ठीक है, तो क्लासिकल यहाँ पे स्टेटस मिला है। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है, क्योंकि ये 6 में से तो टोटल, अब टोटल की पहले थी कितनी, 6, अब कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है, राइट। सो अर्लियर इट वाज 6, नाउ इट बिकम्स 11। तो ये 5 नई कौन कौन सी है, ये वाली मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमिया। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रीवियसली 6 थी वो कौन कौन सी थी, वो भी कौन सी थी, इसको भी आप यहीं पे देख लीजिए। तो बाकी जो 6 वो कौन कौन सी हैं उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। बाकी सिंपल है, देखो कैसे रन करना है। देखो साउथ इंडिया की आज जो 4 कम ऑन 4 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये है केरला। केरला की जो लैंग्वेज है मलयाली, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज है, मलयालम जिसको बोलते हैं। तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है तमिल, वो भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की आती है तेलुगु, आंध्रा एंड तेलंगाना की, राइट। तेलंगाना तो खैर तेलुगु लोगों का एरिया है बेसिकली, ठीक है। सो वहां की क्या है, तेलुगु लैंग्वेज है, राइट, वो भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। सो मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कर्नाटका की कन्नड़ लैंग्वेज, राइट। सो कन्नड़ा लैंग्वेज वो भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। सो कन्नड़ा, मलयाली, तमिल, तेलुगु। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव संस्कृत इज देयर, संस्कृत लैंग्वेज इज देयर, एंड ओडिया जो कि ओडिशा के लोगों की लैंग्वेज है। तो इससे पहले ये 6 लैंग्वेजेस थी, अब ये 5 और ऐड हो चुकी है, तो अब ये बन गई है टोटल 11 लैंग्वेजेस, राइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड एवरी ईयर कब ऑब्जर्व, मतलब हर साल कब बनाया जाता है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो ये हर साल 4 अक्टूबर को बनाया जाता है, और इस बार जो बनाया गया था इस ईयर के अंदर, एग्जाम में पूछेगा इसकी थीम क्या है। सो थीम आप जान लीजिए, ये भी जरूरी है। तो इसकी जो थीम है वो थीम ये है इस साल की, वो है वर्ल्ड इज देयर होम, देयर होम टू, देयर होम टू, राइट। द वर्ल्ड इज देयर होम टू, राइट। तो ये इस साल की थीम है, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज देयर होम टू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल कब बनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड स्पेस वीक हो जाए एवरी ईयर 4 से 10 अक्टूबर के बीच में हर साल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 वीक चलता है वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है। इस बार जो थीम है 2024 की थीम जाना जरूरी है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स में एग्जाम में, राइट, ठीक है। जो इस बार की थीम है वो है स्पेस एंड
क्लाइमेट चेंज। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, वो इस साल की थीम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्टेट विल सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल, सिल्वर जुबली ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दे आर सेलिब्रेट सिल्वर जुबली, राइट। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये बेसिकली नागालैंड स्टेट का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में बड़ा फेमस है, दैट इज नागालैंड, राइट, दैट इज कॉल्ड नागालैंड, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा अब नागालैंड की बात आई है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या होती है, वो है कोहिमा। नागालैंड जो कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कोहिमा कैपिटल है। और नागालैंड बेसिकली कब फॉर्म हुआ था, वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को फॉर्म हुआ था। एग्जाम में ये भी आता है, ठीक है, कि नागालैंड स्टेट कब फॉर्म हुआ था, ठीक है। स्टेट की फॉर्मेशन डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में, और सीडी में आया भी क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सो कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड 1 दिसंबर इस दिन फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। रिसेंटली जो गेल है, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, पीएसयू कह सकते हैं। गेल ने अपना पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया है, वो इनॉग्रेट कहां पे किया है, ठीक है। सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर द एग्जाम हियर, ठीक है। तो वो जो इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है रांची के अंदर, जो कि कैपिटल है किसकी, झारखंड की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हियर। द नेशनल कैपिटल रीजन जो कि एनसीआर रीजन है, ठीक है, जिसमें दिल्ली और जिसके आसपास का एरिया आता है, एनसीआर में दिल्ली हो गया, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, राइट, जो भी दिल्ली के नियर बाय एरियाज है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ एनसीआर हियर। तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेट किया है एक पेमेंट बैंक के साथ, जो कि एक नया एक कॉमन कार्ड निकालेंगे जिसका नाम होगा नमो भारत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सो एनसीएमसी कार्ड होगा, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन किया गया है, वो किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है। सो दैट्स अ इवेंट हियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हियर। इंडिया इंटरनेशनल जो साइंस फेस्टिवल है 2024 का, वो इस बार कौन से स्टेट में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए जो ये बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी में होगा, जो कि असम में आता है। गुवाहाटी फेमस सिटी है असम की, और असम की जो कैपिटल होती है वो है दिसपुर, और गुवाहाटी इसकी फेमस सिटी है, वहां पे एक आईआईटी फेमस इंस्टीट्यूशन है, राइट। सो आईआईटी गुवाहाटी में फेस्टिवल इस बार किया गया था। तो अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बेसिकली, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या क्या आएगा कि एग्जाम में कि इसकी थीम क्या थी इस बार की, राइट, जो इस बार फेस्टिवल है उसकी थीम क्या है। तो देखते हैं इसकी थीम ये है। देखिए जो इसकी थीम यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into an S&T driven global मैन्युफैक्चरिंग हब। ये इस बार की थीम है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे कैसे ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। तो इस बार के फेस्टिवल की ये मेन थीम थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक जॉइंट वेंचर किया है एक कंपनी के साथ, वो कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक, ताकि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसमें हम एंटर कर सके। अब ये जो कंपनी है, ये बेसिकली ये जो कंपनी है, ये एक्चुअली में न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये न्यूयॉर्क बेस्ड यानी यूएस की कंपनी है, जिसके साथ उन्होंने यहाँ पे टाई अप यहाँ पे किया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है इस कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Aviral Jain has been appointed as the executive director of which of the following organizations in October 2024? तो अविरल जैन को बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। देखिए ये क्योंकि ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, पता क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक के अंदर कई सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एक नहीं होता,
अगर एक होता तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो इसमें मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, बट क्योंकि अक्टूबर में एक नया डायरेक्टर बनाया गया था विरल जैन, तो इसलिए क्योंकि इवेंट था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बिकॉज डोंट वांट टू लूज एनी पॉइंट हियर, दैट्स व्हाई। तो जस्ट आप भी जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना हल्का सा, और कुछ नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे है, बिकॉज अगर हो सकता है आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ और मिल जाए कि एक नया डायरेक्टर बन गया, राइट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज आरबीआई क्या है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। हाँ, अच्छा, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। सारे के सारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई है जो कि रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है डेफ कनेक्ट 4.0 इन विच सिटी? अच्छा, एक पॉइंट रह गया था, क्योंकि आरबीआई की बात आई थी, तो ये भी आप जानते हैं कि आरबीआई के जो सबसे टॉप पे होते हैं उनको बोलते हैं आरबीआई गवर्नर। सो हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? उनका नाम है शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। आरबीआई का सबसे मेन रोल होता है इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही देखता है हमेशा। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी होता है, कि मनी की सप्लाई और डिमांड मार्केट में कितनी होनी चाहिए, राइट, वो आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। एक होता है बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, वो गवर्नमेंट का काम है फिस्कल पॉलिसी। ये है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई देखता है, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, तो ये क्या? अच्छा, एक और पॉइंट एग्जाम में आता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, इसकी फॉर्मेशन डेट थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर मुंबई, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है, वहीं पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई। सॉरी, इट्स BAI, ठीक है, मुंबई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 4 इन विच सिटी? सो इन विच सिटी में आपके लिए, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ एनी गेस बाय एनीवन हियर? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। सो दिल्ली में राजा सिंह ने इसको यहाँ पे किया था, ठीक है। ये बेसिकली दिखाता है कि इंडिया ने कितना डिफेंस में कितना इनोवेशन आया इंडिया की जर्नी में, राइट, ठीक है। कि तो वहां पे, तो यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, दैट्स इन न्यू दिल्ली, दैट्स इट, ठीक है। और ये कब का इवेंट है? अक्टूबर 2024 का इवेंट है, ठीक है, सब लेटेस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच सिटी विल होस्ट द मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज 2024? तो ये सिटी है विशाखापट्टनम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज 2024 कौन ऑर्गेनाइज करेगा? वो विशाखापट्टनम करेगा, ठीक है, इस बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, प्रकाश मान सिंह रॉथ हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। सो नेपाल के नए चीफ जस्टिस बनाए, क्योंकि नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, सो नेबरिंग कंट्री के बारे में हमको जानना चाहिए, ठीक है। सो नेपाल के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? वो है प्रकाश मान सिंह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच सिटी विल होस्ट द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हॉकी की है, 2024? कौन सी सिटी ने यहाँ पे होस्ट किया इसको, राइट? वो हुआ है बिहार के राजगीर में, ठीक है, बिहार के राजगीर में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। इस सिटी ने यहाँ पे इसको होस्ट किया है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का ट्रॉफी स्पोर्ट्स कप है, राइट, तो इस इवेंट का मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट, ठीक है, तो इसका जो मैस्कॉट है वो उसका नाम है गुड़िया। गुड़िया बेसिकली क्या है? यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक है, जो कि बिहार की जो स्टेट बर्ड है, बिहार की एक स्टेट बर्ड है स्पैरो, राइट। तो स्पैरो से इंस्पायर है ये चीज, ठीक है, वो है गुड़िया, ठीक है। तो मैस्कॉट का नाम क्या है? गुड़िया, जो कि किससे इंस्पायर है? स्टेट बर्ड जो कि स्पैरो से इंस्पायर्ड है। तो ये है यहाँ पे बता। अब आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पे, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है 4th जनरेशन VSHO रैड्स एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब मान लीजिए कोई मिसाइल एक दूसरी कंट्री से, एनिमी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है, तो हमारा सिस्टम उसको पहले डिटेक्ट कर लेगा और फिर वहीं से हम वो सिस्टम से क्या होगा, इंस्टेंटली वहां से मिसाइल छोड़ी जाएगी और उसको वहां पे जो भी मिसाइल आ रही है उसको वहां पे इंटरसेप्ट करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये एक बेसिक फंक्शन होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का। सो इंडिया ने, डीआरडीओ ने एक नया सिस्टम टेस्ट किया है, वो सिस्टम उसका 4th जनरेशन टेस्ट किया है, ठीक है। तो अब एग्जाम में ये आ सकता है कि एक तो सिस्टम का नाम क्या है ये, और ये सिस्टम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, राइट। तो इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग वी क्या है, वी मींस वेरी, ठीक है। एस क्या था, SHO क्या है, शॉर्ट है, राइट। आर मींस रेंज है, ए मींस एयर, डी मींस डिफेंस, एस मींस सिस्टम, राइट। अच्छा, अब एक और एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर। तो पहला सवाल ये बता, डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। डीआरडीओ कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, ये भी एग्जाम में आ चुका है, आता है। ये हुआ था 1958 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और जो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो डीआरडीओ बेसिकली उसके अंदर आता है, ठीक है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर इसको लीड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सा मिनिस्टर इसको रिस्पॉन्सिबल करेगा वो कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। और डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन इसकी मेन पोस्ट होती है डीआरडीओ की। इस समय जो चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर समीर वी कामत। समीर कामत करंट चेयरमैन। हो सकता है बाद में, देखो बाद में इट कैन बी, यू नो, आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर कैन बी न्यू चेयरमैन, राइट। सो यू हैव टू बी अपडेट फॉर दैट। सो यू हैव टू बी कीप अपडेटेड फॉर दीस थिंग्स हियर। बट जो करंट चेयरमैन उनका नाम है समीर कामत, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जो ईरानी कप है, ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये बेसिकली क्रिकेट का कप है, स्पोर्ट्स का। और इस बार जो जीता था, मुंबई टीम ने इस बार विन किया है ईरानी कप 2024 में, राइट। किसने विन किया, मुंबई ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया ने रिसेंटली एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था कि जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेड करने के लिए एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था। तो ट्राइलेटरल में क्या होता है, 3 कंट्रीज इंवॉल्व होती है ना, कंट्री नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो एक तो इंडिया ही होगी, तो बाकी 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिसमें इंडिया ठीक है। सो बाकी जो 2 कंट्रीज हैं वो है नेपाल एंड बांग्लादेश। सो दीज आर द 2 कंट्रीज हियर, एंड थर्ड इज इंडिया, जिन्होंने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था कि हम क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करेंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टीचर्स डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है। देखिए, एक हमारा इंडिया का होता है नेशनल टीचर्स डे, जो कि 5 सितंबर को होता है। वर्ल्ड टीचर्स डे जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। सो 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे, देन एंड वर्ल्ड टीचर्स डे मींस 5 अक्टूबर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि इस बार के वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या थी, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड टीचर्स डे दिस टाइम, राइट। तो वो थीम मैं आप लिख देता हूं आपके लिए। वो थीम थी वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ये है थीम।
ठीक है, तो जो लोग प्लीज नए हैं सारे नोट्स लिखते जाओ, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी ग्रुप बैच में उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा बेटा इसका, ठीक है, आप वहां से इसको देख सकते हो दोबारा, ठीक है। लेकिन जो लोग भी नए हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट ऑल द पॉइंट्स हियर, ठीक है, जिन्होंने ग्रुप बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ कोई नो प्रॉब्लम फॉर दैट, आप ये सारे पॉइंट्स को बेटा लिखते जाइए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है बेसिकली, ठीक, कब मनाया जाता है हर साल, सो दैट इज बेसिकली ऑन 6 अक्टूबर, जो कि हर साल मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, 1 सेकंड, सो दैट वाज 6 अक्टूबर, हाँ ओके, नेक्स्ट में आते हैं, वर्ल्ड स्माइल डे हर साल कब मनाया जाता है, एवरी ईयर, तो वर्ल्ड स्माइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, देखिए एवरी ईयर जो वर्ल्ड स्माइल डे होता है, ये एवरी ईयर जो फर्स्ट फ्राइडे होता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में जब भी फर्स्ट फ्राइडे आएगा हमेशा उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्माइल डे, ठीक है। सो ये एवरी हर साल का है, ठीक है। इस बार का जो थीम था वर्ल्ड स्माइल डे का, ठीक है, जो करंट आपका थीम था इस बार का, वो था डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये 2024 के वर्ल्ड स्माइल डे का क्या है, थीम है, क्या है, थीम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड कॉटन डे हर साल कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हर साल 7 अक्टूबर को, और इस बार का जो थीम था 2024 का वर्ल्ड कॉटन डे का, वो था कॉटन फॉर गुड, ये इस बार का क्या है, थीम है। तो आपको थीम भी जाननी है करंट ईयर की, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन एयरफोर्स डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है, एवरी ईयर, वो होता है 8 अक्टूबर, ठीक है, हर साल इंडियन जो डे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस बार का जो थीम था इंडियन एयरफोर्स डे का 2024 का, वो थीम मैं लिख देता हूं, वो थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त और आत्मनिर्भर, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर एक और 3 वर्ड और लिखे उन्होंने ऐड किए थे यहाँ पे, वो था पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। देखिए यूजुअली एग्जाम में इतने बड़े थीम्स नहीं आते, अगर थीम छोटा हो तो उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं बहुत, राइट, बट फॉर द सेफर साइड आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी इफ यू आर लुकिंग फॉर फुल मार्क्स, राइट, इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which state has been sanctioned $162 million loan by the Asian Development Bank। अक्टूबर 2024 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड का लीडिंग बैंक होता है ना, ऐसे एशिया का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने बेसिकली स्टेट है हिमाचल प्रदेश को उसने $162 मिलियन लोन दिया था, और वो किस लिए दिया था, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म एडीबी भी होती है, ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1966 में, एग्जैक्ट है 19 दिसंबर इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये फॉर्म हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका हेडक्वार्टर आता है मंडालुयोंग, मंडालुयोंग जो है मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, उस कैपिटल के अंदर एक जगह है मंडालुयोंग, वहां पे आता है, ठीक है। तो ये इसका मेन है, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उनका नाम है मसात सुगु असाकावा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एग्जाम के लिए, आप चाहे पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है।
नेक्स्ट में आते हैं कि नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड उदय विच ऑफर स्मॉल टिकट लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो उदय जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसमें आप लोन ले सकते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो कौन सी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है उदय, ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया है वो है, ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली लॉन्च बाय, तो ये जो लॉन्च किया है बेटा इसमें ना एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर हटा देता हूँ, आई एम रिमूविंग दिस ऑप्शन, ठीक है। तो वो बेसिकली ये लॉन्च किया है आर्का फिनकैप, एक कंपनी है उसने लॉन्च किया था, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो ये जो बाकी ऑप्शन है रॉन्ग है बेटा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन है, आंसर इसका है आर्का फिनकैप, ठीक है। सो इट्स अ मिसप्रिंट बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये लॉन्च किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, okay. Recently, which state government has launched the Sankalp initiative to tackle the drug trafficking in the state, ठीक है। तो वो जो स्टेट है दैट इज हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने 2024 के अंदर अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि हम जो करंट वीडियो क्या जिसमें अक्टूबर के इवेंट्स है, राइट। तो अभी रिसेंटली अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया था, संकल्प इनिशिएटिव, राइट। अगर एग्जाम में आ जाए कि संकल्प इनिशिएटिव रिसेंटली कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया था, आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश ने। किस लिए किया था? ड्रग एडिक्ट्स के लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया ने एग्री किया है कि हम करेंसी स्वैप फैसिलिटी देंगे $400 मिलियन की। वो किसको देंगे? मालदीव्स को, ठीक है। तो दैट इज फॉर द मालदीव्स, ठीक है। अच्छा, मालदीव की कैपिटल क्या है? वो है माले, वो क्या है? माले, राइट। सो माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। अच्छा, मालदीव की करेंसी वो होती है रूफिया, रूफिया, इट्स नॉट रुपिया, इट इज रूफिया। सो दैट्स अ कैपिटल फॉर, ठीक है। और मालदीव के करंट प्रेसिडेंट जो कि काफी न्यूज में थे, उनका नाम है मोहम्मद मुइजू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दीपा कामरकर, जो दीपा कामरकर है जिन्होंने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट लिया था, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सो दीपा कामरकर बेसिकली बिलोंग्स टू जिम्नास्टिक, सो जिम्नास्टिक से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 Shigeru Ishiba has been elected as the Prime Minister of Japan। ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, शिबू कुरुगा जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं। अच्छा, जापान की बात आई है तो जापान की कैपिटल क्या होती है? कैपिटल ऑफ जापान इज व्हाट? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या होती है? येन, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट? एंटी करप्शन यूनिट जो बीसीसीआई का है उसके जो हेड बनाए गए हैं वो है शरद कुमार। अब एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, बीसीसीआई के करंट चीफ कौन है, इन सब के बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो यू हैव टू बी डू ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, राइट। तो बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है बीसीसीआई की। और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आता है मुंबई में, मुंबई में एक जगह है चर्च गेट, वहां पे इसका हेडक्वार्टर आता है। ये है बीसीसीआई की फुल फॉर्म। बीसीसीआई कब फॉर्म हुआ था? बीसीसीआई की जो फॉर्मेशन थी वो हुई थी, बोलेंगे तो वो होगी 1928 में फॉर्म हो चुका था ये, ठीक है। 1 दिसंबर को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और बीसीसीआई, ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसीआई की, ठीक है। अब बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है इस समय, जो करंट सेक्रेटरी है, देखो एक होता है पोस्ट सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी की पोस्ट बड़ी पॉइंट होती है, उनका नाम है जय शाह, जो कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है उनके बेटे हैं, ठीक है। और ये इसके सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो आप सेक्रेटरी याद रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर बीसीसीआई। अब आते हैं, अच्छा, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के नाम रखते हो, प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसके अंदर।
प्रेसिडेंट का नाम है रॉजर बिनी, ही इज दिस मैन इज प्रेसिडेंट हियर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन, तो so we have to know this in this question कि भाई who was elected as the chairperson of 77 session of the WHO Regional Committee of Southeast Asia, तो उनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा इंडिया के करंट हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये इंडिया के करंट हेल्थ मिनिस्टर भी है, और साथ में इस समय इंडिया के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इसके अंदर इनके अंदर आती है। तो बेसिकली इस समय इनके पास दो मिनिस्ट्रीज है, ही इज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ एंड ही इज ऑल्सो द केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। ये अभी करंट में है, हो सकता है बाद में बदल जाए, तो यू हैव टू बी कीप अपडेटेड फॉर ऑल दिस नेम्स, राइट। तो इनका इसका आंसर क्या है, जेपी नड्डा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड हैबिटेट डे एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे एवरी ईयर जो होता है ना, जो हर साल बेसिकली जो हर साल फर्स्ट मंडे आता है अक्टूबर का, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में जो सबसे फर्स्ट मंडे होता है, फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे बनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इज द करंट द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड हैबिटेट डे, सो व्हाट इज द थीम हियर? थीम यहां पे लिख लेते हैं। सो थीम जो इस करंट ईयर की जो थीम है वो है एंगेजिंग यूथ, एंगेजिंग यूथ टू बिल्ड अ better urban future. So that is the current theme for 2024. Let's come on the next question here. Who won the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine? नोबेल प्राइज वर्ल्ड का नंबर 1 प्राइज माना जाता है, ठीक है। और नोबेल प्राइज एक कंट्री है स्वीडन, ठीक है, दैट कंट्री गिव्स दैट नोबेल प्राइज। और देखिए नोबेल प्राइज के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं उसमें एक कैटेगरी होती है पीस की। पीस की कैटेगरी जो होती है, जो पीस का नोबेल प्राइज स्वीडन नहीं देता, पीस का नोबेल प्राइज देता है नॉर्वे। अगर बोलेगा वो आपको बोलेगी नोबेल पीस प्राइज कौन सी कंट्री देती है, बोलेंगे नॉर्वे, एंड द नोबेल प्राइज इज गिवन बाय स्वीडन, राइट। मतलब रेस्ट ऑल द कैटेगरीज आर गिवन बाय स्वीडन, राइट। जो इस बार का नोबेल प्राइज है मेडिसिन के अंदर, वो बेसिकली जो मिला है वो मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी डुकुम को, इन दो पर्संस को मिला है। इन्होंने जिस चीज पे काम किया है वो हम जान लेते हैं। बेसिकली दे हैव वर्कड अपॉन माइक्रो डीएनए। माइक्रो डीएनए में इन्होंने माइक्रो डीएनए में काम किया है, ठीक है। सो माइक्रो डीएनए अगर एग्जाम में आ जाए कि दे हैव वर्कड अपॉन दिस थिंग फॉर माइक्रो डीएनए, और माइक्रो डीएनए और जिसका रोल होता है जीन को रेगुलेट करने का, जीन रेगुलेशन, कि माइक्रो डीएनए का क्या रोल है जीन को रेगुलेट करने का, इन्होंने इस चीज पे यहाँ पे काम किया। सो दैट्स अ वर्क इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अवार्ड, ठीक है, एंड जिनको मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे जो एवरी ईयर बनाया जाता है वो है 9 अक्टूबर। इस बार का जो थीम है वर्ल्ड पोस्ट डे का वो भी आप लिख लीजिए। 2024 का जो थीम है, दैट थीम इज 150 years of enabling communication and empowering peoples across nations. Peoples across nations. Let's come towards the next question. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब बना एवरी ईयर कब सेलिब्रेट होता है? जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, सो वर्ल्ड मेंटल डे हर साल 10 अक्टूबर को बनाया जाता है एवरी ईयर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोव एक्सपेरिमेंट, जिसको मेस, एग्जाम में आ सकता है कि मेस की फुल फॉर्म क्या आप ये बोलेंगे। ये जो ऑब्जर्वेटरी है रिसेंटली इंडिया में लद्दाख में बनाई गई थी, लद्दाख में जगह है हेनले, वहां पे इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेटरी का बेसिक काम के भी जान लेते हैं। इसका जो बेसिक जो वर्क है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो जितनी भी हाई एनर्जी जो रेज आती हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना, इसका बेसिक जो मेन है, बेसिक जो एम है वो यही है। ठीक है, सो दैट्स अ मेन मीन्स यू कैन से जो कॉस्मिक जो रेज होती हैं जो कि यूनिवर्स से आती हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना, ये इसका बेसिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, लद्दाख आप जानते हैं वो इस समय इंडिया की यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, राइट, यूनियन टेरिटरी। पहले वो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अब वो अलग हो चुका है वहां से। ठीक है, सो नाउ इट्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हमसफर पॉलिसी, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स, राइट। ठीक है, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, जो इस समय करंट हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है मिस्टर नितिन गडकरी, जो काफी पॉपुलर रहते हैं, काफी पॉपुलर है। ठीक है, ही इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड्स। ठीक है, तो हमसफर पॉलिसी बेसिकली फॉर द ट्रैवलर्स के लिए पर्पस के लिए बनाई गई है। अब आते हैं, और ये कब लॉन्च हुई है, 8 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, क्योंकि एग्जाम में भी आता है कि ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई है। ठीक है, 8 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। रिसेंटली आईएनएस निर्देशक इज इन द न्यूज। आईएनएस मींस इंडियन नेवल शिप, जो नेवी के होते हैं कंट्रोल में। ठीक है, ये एक तरह का सर्वे वेसल है जो कि सर्वे करता है। ठीक है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड आईएन। ठीक है, आईएनएस निर्देशक है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट ने प्लान किया था 4 सर्वे वेसल्स लॉन्च करने का, उसमें ये सेकंड नंबर पे आता है आईएनएस निर्देशक। सो दैट्स द सेकंड सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी राइट नाउ। सो आईएनएस निर्देशक इज व्हाट, इज द सर्वे वेसल राइट ऑफ इंडियन नेवी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से देखें, अच्छा एग्जाम में ये भी आ सकता है कभी कभी कि बताइए, जो ये मैंने आपको क्या बोला कि आईएनएस निर्देशक क्या है, इंडिया का सेकंड सर्वे वेसल है नेवी। ठीक है, इट्स अ सेकंड सर्वे वेसल, सेकंड सर्वे वेसल। इसका काम क्या होता है कि वाटर सर्वे करना। ठीक है, अब फर्स्ट सर्वे वेसल कौन था, फर्स्ट सर्वे वेसल जो था वो है आईएनएस, उसका नाम जो लिख दीजिए आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक ये हमारा फर्स्ट सर्वे वेसल है। सेकंड कौन है, निर्देशक है। ठीक, जिसको रिसेंटली अक्टूबर में लॉन्च किया गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था नोबेल प्राइज, वो किसका पढ़ा था, मेडिसिन का, राइट। तो मेडिसिन का हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में, क्योंकि एक नोबेल अवार्ड मिलता है मेडिसिन में, एक मिलता है फिजिक्स में, एक होता है केमिस्ट्री के अंदर, राइट। एक इकोनॉमिक्स में मिलता है नोबेल प्राइज, राइट। एक आपका आता है मेडिसिन का जो हमने पढ़ लिया मेडिसिन से, और एक हमने पढ़ा था, एक आता है पीस का नोबेल अवार्ड पे आता है, पीस का नोबेल अवार्ड पे आता है। पीस का लेकिन नॉर्वे देता है, बाकी सब कहाँ मिलते हैं, इट गिवन बाय द स्वीडन, राइट। स्वीडन इज अ कंट्री बेसिकली, राइट। ओके, अच्छा, हु वन द 2024 नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो मिला है जॉन हॉफफील्ड एंड गॉफरी हिंटन को, इन दोनों पर्सन्स को मिला है नोबेल प्राइज। अब ये नोबेल प्राइज किस पर्टिकुलरली अचीवमेंट के लिए मिला है ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने जिस चीज पे काम किया वो काम है मशीन लर्निंग पे, कि हम कैसे मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल नेटवर्क्स का यूज करेंगे, राइट। यू हैव टू एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल नेटवर्क्स, राइट। यू कैन से मशीन लर्निंग पे काम किया विद आर्टिफिशियल नेटवर्क्स, राइट, आर्टिफिशियल नेटवर्क्स। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, एग्जाम में भी आता है किस चीज के लिए मिला था, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है
पता है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन has partnered with which bank to provide 500 million loan to develop a blue finance market and green up the scale green projects in India. तो जिस बैंक के साथ उन्होंने यहाँ पे टाई अप किया है, वो जो बैंक है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ बेसिकली उन्होंने टाई अप किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया बेटा, ये ऑप्शन बेसिकली गलत है, तो इस ऑप्शन को आप एकदम थोड़ा सही कर लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली दिस ऑप्शन आर रॉन्ग, दिस इज एक्सिस बैंक, सो इट्स बाय मिस्टेक अगेन मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक होगा, ना कि ये सब चीजें होंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनका नाम है प्रसन्नता कुमार। प्रसन्नता कुमार इज द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम है मिस्टर एसपी धरकर। नेक्स्ट पे आते हैं, who has been appointed as the new MD of Cholamandalam Investment। उनका नाम है रविंद्र कुमार कुंडू। नेक्स्ट, क्योंकि ये सब ज्यादा कुछ खास, बस हल्का देखना है, आगे निकलना है, ठीक है। इसमें कुछ सीखने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ वैल्यू विच इज मोर देन 7,600 करोड़ इन विच स्टेट। सो अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लॉन्च, डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, एंड that state was basically that state was महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में पीएम मोदी ने ये चीज लॉन्च की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ कोर्स समझ आना चाहिए बिकॉज इलेक्शंस थे वहां पे, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस। ये होगा गुजरात में, जगह लोथल, राइट। लोथल इज अ वेरी वेरी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस, राइट। लोथल में अगर आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे लोथल का नाम आता है। लोथल में डॉकयार्ड था, ठीक है, फेमस फॉर डॉकयार्ड। सो लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, हाँ नेक्स्ट में आते हैं, रतन टाटा जो जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, ही इज अ रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी वन द 2024। अभी रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, वहां पे बीजेपी ने क्लियरली स्वीप किया था पूरा का पूरा इलेक्शन रेट, राइट। अभी महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अलायंस बनाया है दूसरी पार्टी के साथ और मिलके वो अलायंस जीती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो इस अलायंस का नाम क्या है, वो एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो वो जो अलायंस है जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था, हरियाणा में तो खैर बीजेपी प्रॉपर्ली जीती है, राइट। बीजेपी हैज क्लीनली स्वीप इलेक्शंस हियर। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे, महाराष्ट्र में बीजेपी हैज नॉट गेट द क्लीन स्वीप, सो ही हैज मेड अ कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट, जिसमें एक अलायंस बनाया है, उस अलायंस का नाम है महायुति अलायंस। महायुति अलायंस में बीजेपी है, ठीक है, और दो तीन और पार्टीज हैं, उनका मिला के अलायंस बना है, जिसमें जो सो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन जीता है, महायुति अलायंस जीती है, जिसमें बीजेपी मेन पार्टनर है, राइट। ओके, तो ये है महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स। अब हरियाणा में तो क्लियरली बीजेपी ही वन की है, राइट, बीजेपी हैज वन, राइट। ओके, अच्छा, बीजेपी के साथ और कौन कौन से अलायंस जो जीते हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी हो गया, एक आपने सुना होगा शिवसेना जो थी, उस बेसिकली दैट वाज ब्रेक इन टू पार्ट्स, राइट। वन पार्ट इज लीडेड बाय एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना, ठीक है। और एक और थी एनसीपी, एनसीपी ब्रेक हुई टू पार्ट्स में, जो अजीत पवार एनसीपी, तो ये तीनों का मेन कोएलिशन था जो कि जीता है, जो कि महायुति के नाम से था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 government has announced how many new ESIC medical colleges।
देखिए जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है रिसेंटली, टोटल 10 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो मिस्टर इंडिया के हु इज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस फ्रॉम इंडिया, उनका नाम है संजीव कुमार सिंगला। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ नेस्ले इंडिया। सो नेस्ले इंडिया के जो नए एमडी हैं उनका नाम है मनीष तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टुनीसिया। टुनीसिया इज अ कंट्री, राइट। उनका नाम है केएस सईद। केएस सईद टुनीसिया के नए प्रेसिडेंट हैं। अब टुनीसिया की जो कैपिटल पे आते हैं, टुनीसिया की कैपिटल क्या है? तुनिस है। तुनीसिया की करेंसी क्या होती है? उसको बोलते हैं तुनीसियन दिनार, दिनार बोलते हैं, राइट। टुनीसिया की जो ऑफिशियल, ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन फॉर यू ऑल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टुनीसिया। ओके, इंडिया नेशनल स्पेस कमीशन ने अप्रूव किया एक नया लूनर मिशन जो कि मून में जाएगा। इस मिशन का नाम क्या है? लूनर पोल एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ल्यूपेक्स। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ल्यूपेक्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये मिशन जो है, इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो एंड जापान स्पेस एजेंसी जैक्सा। अब इसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसरो पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कैन एनीवन गेस कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आता है? एनीवन गेस? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली बैंगलोर में है। बेंगलुरु, जिसका नाम अब हो चुका है, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। इंडिया की आईटी सिटी भी कहते हैं बैंगलोर को। बैंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी सब कुछ नोट्स में मेंशन कर दिया, आपको उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। आते हैं, सो अच्छा, अब तो हाँ, एक और चीज क्या है कि इसरो, ठीक है, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ आता है? बैंगलोर में आता है। इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में। 1969 में 15 अगस्त को इसरो की फॉर्मेशन हुई थी। और इसरो के करंट चीफ कौन है? मिस्टर एस सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ही इज द करंट चीफ ऑफ इसरो। बेसिकली करंट चेयरमैन बोलते हैं उनको, उस पोस्ट को, चेयरमैन ऑफ इसरो, राइट। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यूनियन जो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द continuation of fortified rice under all the schemes of government up to which particular date। उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डेट है दैट इज दिसंबर 2028 तक इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है कि उसमें कई सारे एडिटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे उसमें आपको आयरन मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, राइट, ठीक है। उसमें आपकी फॉलिक एसिड आता है। तो बेसिकली इसको फोर्टिफाइड किया जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को एनरिच किया जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया डेट को यहाँ से यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है गवर्नमेंट का, उन्होंने जो एक आपका डिजी लॉकर जो ऐप था उसको इंटीग्रेट किया है एक और ऐप के साथ, उमंग के साथ। सो उमंग ऐप को डिजी लॉकर के साथ क्या किया गया? इंटीग्रेट किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? इनका नाम है डेविस बेकर, डेमिस हैबासिस एंड जॉन जम्पर। इन तीनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। बेसिकली जो इन्होंने काम किया वो काम क्या था? दैट वर्क वाज बेसिकली जो मिस्टर डेविड बेकर का स्पेशली जो काम था, द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो ये काम था इन्होंने जो किया था दैट इज प्रोटीन डिजाइन किया था। इन्होंने कॉम्पिटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया था, प्रोटीन जो उन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया था, ठीक है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ही गॉट दिस अवार्ड।
ठीक है, एंड ही शेयर्ड विद दीज टू पर्संस, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which IIT has introduced a new device for the detection of breast cancer early detection, that is called IIT Indore ने किया था। इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल एवरी ईयर कब मनाया जाता है, वो है 11 अक्टूबर। इस बार का जो थीम है वो पढ़ लेते हैं। थीम है जो 2024 का है, ये जो थीम है दैट इज गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राफेल नडाल जो कि बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली थी। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? सो ही इज फ्रॉम स्पेन। राफेल नडाल इज फ्रॉम स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक फेमस, आप जानते हैं कि प्रोग्राम है मन की बात। रिसेंटली 3 अक्टूबर को 2024 के उसके 10 ईयर्स पूरे हुए थे। कितने हो चुके? 10 ईयर्स पूरे, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which campaign was launched by India at the International Education Show 2024? तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि इंटरनेशनल एजुकेशन शो 2024 कहां पे हुआ था? शारजा में हुआ था, जो कि यूएई के अंदर आता है, राइट। और वहां पे इंडिया ने कैंपेन रन किया था। उस कैंपेन का नाम क्या था? उस कैंपेन का नाम था स्टडी इन इंडिया। सो स्टडी इन इंडिया इज अ कैंपेन, राइट। और ये जो शो था कौन से नंबर का था? 20th नंबर शो था, 20th नंबर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को इंप्रूव किया है मार्च 2025 तक के लिए। यानी अभी जैसे अक्टूबर है, राइट। सो अक्टूबर टू मार्च तक के लिए इन्होंने क्या किया, इसको इंडिया की ग्रोथ को अप किया, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव किया है। उनका ये फॉरकास्ट है कि इंडिया की ग्रोथ 7% तक रह सकती है। सो दैट इज अप टू 7%। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, हु वन द 2024 नोबेल पीस प्राइज? नोबेल पीस प्राइज मैंने आपको पहले कहा था, ये देता है नॉर्वे, एंड द पर्सन इज द, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जिनको ये अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज का, ठीक है। सो दैट इज हैंग कैंग। हैंग कैंग को मिला है नोबेल पीस, सॉरी नोबेल, दैट्स कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज। नहीं सॉरी बेटा, इसमें आपको हल्का चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। ये बेसिकली पीस नहीं है, ये बेसिकली आपका लिटरेचर का अवार्ड है। लिटरेचर का अवार्ड मिला है हैंग कैंग को, ठीक है, पीस का नहीं मिला। लिटरेचर का अवार्ड मिला हैंग कैंग को, और ये बेसिकली साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। सो साउथ कोरियन पर्सन है, और इनको बेसिकली, हाँ, बिकॉज शी इज अ फीमेल पर्सन एंड शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक एशियन कंट्री है, और एक मेन चीज क्या है, शी इज द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, सो फर्स्ट एशियन पर्सन भी है, ठीक है। अच्छा, कैन एनीवन गेस कि इंडिया से लिटरेचर अवार्ड किसको मिला नोबेल प्राइज में? वो मिला है एक ही पर्सन, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, he is the only Indian and the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature। ये इनको मिला था 1913 में, ठीक है, इतने टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट। अच्छा, इनको जो मिला है नोबेल लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, और इन्होंने बेसिकली ये जो इंटेंस प्रोज लिखती हैं, और ये जो इनके जो इंटेंस प्रोज होते हैं, ये आप हिस्टोरिकल जो ट्रॉमा होते हैं उसको दिखाते हैं अपनी प्रोज में। नॉर्मली वो हिस्टोरिकल ट्रॉमा के बारे में बताते हैं, हिस्टोरिकल ट्रॉमा, और दिखाते हैं इस ट्रॉमा के थ्रू कि जो ह्यूमन लाइफ होती है कितनी फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाता है। एंड शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया, राइट। और क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम द एशियन साइड, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम नाउ, ठीक है। अच्छा, नोटिस किया अभी तक हमारे पास, तो नोबेल अवार्ड्स के अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती है जिनमें अवार्ड मिलता है? एक होता है आपका लिटरेचर, एक होता है मेडिसिन जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, एक आपका हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, राइट। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक हो गया इकोनॉमिक्स। ये 5 कैटेगरीज वो हैं जो कि कौन सी कंट्री
के थ्रू आती है, स्वीडन के थ्रू आती है, राइट। एक और कैटेगरी होती है नोबल पीस अवार्ड, वो नॉर्वे देता है। टोटल 6 कैटेगरीज में मिलता है नोबल अवार्ड, जिसमें से 5 कैटेगरीज जो है स्वीडन उसको देते हैं, और पीस का कौन देता है, नॉर्वे देता है, राइट, कंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको एक टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलेगा, और ये कैमूर जो है ये बेसिकली बिहार में आती है। सो बिहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Who has been appointed as the new CEO of Bandhan Bank? So that is basically Partha Sen Gupta. Partha Sen Gupta is the answer for this. ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। Which state will host the 38 national games from 28 January to 14 February 2025? And that answer will be Uttarakhand. उत्तराखंड, और एग्जाम में आएगा कि कौन से नंबर का गेम है, 38 का गेम, राइट, और क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, जो कि होगा। और आने वाले और एक दो महीने के अंदर जब ये गेम्स होंगे तो वहां पे उसका मैस्कॉट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जरूरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री होस्टेड द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024? ये बेसिकली 27th नंबर की चैंपियनशिप थी। नंबर क्या है, 27th है, और किसने इसको होस्ट किया, दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है, जिसने इसको यहाँ पे होस्ट किया। सो दैट्स अ पॉइंट हियर। और इंडियन मेंस और वुमेन टीम को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हमारी जो टीम है जीती थी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी ने कोलैबोरेट किया है विच की कौन सी इंडियन नेवी हैज कोलैबोरेट विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर इट्स नेवल सिविलियंस, ठीक है। सो दैट कंपनी इज बजाज एलियांस, ठीक है, फॉर नेवल, जो हमारे नेवल सोल्जर्स होते हैं, उनके सिविलियंस होते हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस कवर के लिए उन्होंने बजाज एलियांस के साथ क्या किया, टाई अप किया है। देखिए बेटा, मुझे आप सबसे एक पॉइंट डिस्कस ये करना था कि आप मुझे बताना, जो भी वीडियो को प्रॉपर देखेंगे मुझे बताना, अगर मैं चाहता इस वीडियो को और आई कैन ऑल्सो मेक दिस वीडियो वेरी वेरी लॉन्ग, आई कैन टेल यू लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट दैट विल बी अदरवाइज होता है कि वीडियो फिर काफी लंबी रहती है, इट बिकम्स टू लॉन्ग हियर। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्किप, सो दैट्स व्हाई मेक इट शॉर्ट हियर। अगर आपको लगता है कि वीडियो को और शॉर्ट करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स में आई कैन डिस्कस विद, डू लेट मी नो योर कमेंट्स, राइट। जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं आई विल जस्ट डेफिनेटली मेक फॉर यू, बट अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस जरूर करने चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स जरूर डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर, और आई कैन डिस्कस मोर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, बट नो नीड टू वरी, जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो मैंने प्रॉपर पीडीएफ में इसको मेंशन कर दिया है। पीडीएफ में सारे सिस्टमैटिक तरीके से हर एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, राइट, हर इवेंट के अंदर। तो जितने भी हमारे ग्रुप बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप बैच में नहीं है, नो नीड टू वरी बेटा, जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो आपने, आई होप आपने इसको लिखे होंगे, ठीक है। वीडियो को एक दो बार देखना प्रॉपर तरीके से, एंड ट्रस्ट मी ये पॉइंट्स आपको जरूर बेनिफिट करेंगे, और आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा ही हो, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज का, जो कि है 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज, 6 मंथ्स की सीरीज है, जो कि जून से लेकर नवंबर तक के सारे इवेंट्स इस पे कवर होंगे। इसके बाद दिसंबर का अलग से आएगा, जनवरी का अलग से, तब तक जब तक एग्जाम होगा आपका आएगा प्रॉपर, राइट। सो आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छा लगा तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को इसको बेनिफिट हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।